शिद्दत हैरानी से अगम को देख रही थी। अगम ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। दर्द से शिद्दत की सिसकी निकल गई। वो तो अपने सामने अगम को देखकर ही हैरान थी कि कैसे उसके सामने हर वक्त सिर झुकाकर खड़े रहने वाला अगम आज उसके ही बालों को यूं कसकर मुट्ठी में पकड़े हुए उसे गुस्से से देख रहा था। अगम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम इस घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहती ना? तो स्पाइसी वाइफी, इस घर को भी तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम ज़रूर इस घर के अंदर आने के लिए बेसब्र रहोगी। पर अफसोस, जिनकी बार बार मौका नहीं देती। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाऊंगा और वहाँ तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करूंगा? ओह गॉड वाइफी, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, बोलकर एक डेविल स्माइल के साथ वो ऊपर उठा। शिद्दत अपनी जगह पर बैठी ही रह गई। अगम ने कुछ ही दूरी पर खड़े धीरज, जो कि अगम का पर्सनल असिस्टेंट था, उसे इशारा किया। धीरज जल्दी से अगम के पास आया और उसने अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकालकर अगम की तरफ बढ़ाई। अगम ने उस सिगरेट को अपने होठों में दबाया तो धीरज ने आगे होकर उस सिगरेट को लाइटर से जलाया। अगम का ये बिहेवियर शिद्दत के लिए बहुत ही हैरानीजनक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ना सिर्फ उसकी दुनिया बदल गई, बल्कि अगम भी कोई अलग ही इंसान हो। ये वो अगम नहीं था जिसे वो हमेशा से देखती आई थी। अगम ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और बाहर गार्डन की तरफ देखते हुए धीरज से बोला, तुम्हें नहीं लगता कि घर के गार्डन की हालत ख़राब हो गई है? इसे थोड़ा पानी चाहिए? धीरज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, ओके बॉस, मैं अभी इंतज़ाम करा देता हूँ, बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। अगम उसे रोकते हुए बोला, याद रहे पानी सिर्फ घास को लगना चाहिए। किसी ऐरे गैरे इंसान के ऊपर पानी का एक घंट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। शिद्दत उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई। अपनी बात कहकर अगम वहाँ से सीधा पार्किंग एरिया की तरफ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। शिद्दत बस उसे देखती ही रह गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भागी, लेकिन अगम की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी। भागते भागते शिद्दत जोर से ज़मीन पर गिरी और उसके घुटनों पर चोट आ गई। उसका पूरा घुटना छिल चुका था और उस पर खून से भी बहने लगा था। ये जोर से चिल्लाई, जस्ट हेट यू अगम चौहान। उसने रोते हुए अपने घुटने की तरफ देखा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस दर्द से ज़्यादा उसे अपने डैड की फ़िक्र थी, जिनके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए उठी और बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन गार्ड को एक बार फिर से दरवाजे पर खड़े देखकर वो घर के अंदर की तरफ देखने लगी, जहाँ अब दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो दर्द में भी चलते हुए अंदर दरवाजे तक आई और दरवाज़ा नॉक करने लगी, लेकिन पहले तो किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। लगातार आधा घंटा दरवाज़ा नॉक करते रहने के बाद जब एक सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला तो शिद्दत बहुत गुस्से से चिल्लाई, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ। उसकी बात पूरी होते ही सामने खड़ी सर्वेंट बोली, सॉरी मैम, लेकिन हमें ऑर्डर दिया गया है कि अब किसी भी बाहर के इंसान के लिए दरवाज़ा ना खोला जाए। शिद्दत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं बाहर के इंसान दिखाई देती हूँ तुम्हें? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? शिद्दत कपूर हूँ मैं। वो सर्वेंट हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपने खुद ही मेरे सवालों का जवाब दे दिया मैम। आप शिद्दत कपूर हैं, मतलब चौहान नहीं, और जो चौहान नहीं है उसकी इस घर में एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज़ आप बाहर ही रहिए, बोलकर उस सर्वेंट ने शिद्दत के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शिद्दत को समझ आया कि अगम को बातों का मतलब क्या था। उसकी वो डेविल स्माइल अब उसे समझ आई। जानबूझकर उसे घर के बाहर ही छोड़ गया, जिससे वो ना अंदर आ पाए और ना ही चौहान मैंशन से बाहर जा पाए। उसने गुस्से से अपनी उंगलियों को जकड़ा और मन ही मन अगम को कोसने लगी। उसने अपने आसपास देखा, जहाँ अंधेरा हो चुका था। उसकी नज़र सामने खड़े एक इंसान पर गई,
जिसके हाथों में एक बहुत बड़ा पानी का पाइप था। घर के इर्द गिर्द घूमते हुए रास्तों को छोड़कर पूरी तरफ गार्डन ही गार्डन था और पूरी गार्डन में पानी देना शुरू कर दिया गया था। शिद्दत जल्दी से उस आदमी के पास गई और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? रात को गार्डन में पानी दे रहे हो? जानते भी हो कितने मच्छर आएंगे? वो सर्वेंट शिद्दत की तरफ देखते हुए बोला, आप कौन हैं? शिद्दत गुस्से से बोली, अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। वो सर्वेंट आगे से बोला, मुझे मत बताइए आप कौन हैं, बस इतना बता दीजिए कि आप चौहान तो नहीं है ना। शिद्दत गुस्से से बोली, नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकती हूँ। वो सर्वेंट उसकी बात सुनकर चुपचाप से अपना काम करने लगा। शिद्दत हैरानी से उसे देखने लगी। इस बार वो उसके हाथों से पाइप लेकर नीचे खींचते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी अभी क्या कहा? अंधे हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता? गार्डन में पानी लगाने की वजह से कितने मच्छर आ रहे हैं। वो वहाँ सच में उड़ रहे मच्छरों को देखते हुए बोली। वो सर्वेंट बोला, मुझे सब समझ में आ रहा है मेम साहब, लेकिन शायद आपको ये समझ में नहीं आया कि आप चौहान नहीं हैं, तो मैं आपके ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। मुझे ऑर्डर दिया गया है गार्डन में पानी देने का, तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। बोलकर उस सर्वेंट ने दोबारा पाइप उठाया और पूरे गार्डन ही उसने पानी से भर दिया। शिद्दत फ्रस्ट्रेट होते हुए वहाँ से हट गई। सामने रास्ते पर चलते चलते वो दूसरी तरफ आई। इस वक्त तो ठंड से काँप रही थी और उसके होंठ भी सूख रहे थे। उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहाँ पर अस्तबल जैसा कुछ था और वहाँ आग भी जल रही थी। आग को जलते हुए देख शिद्दत ने एक राहत की सांस ली। वो जल्दी से वहाँ आई और उस आग के पास बैठने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अभी अस्तबल में से एक आदमी बाहर आया। शायद वो वहाँ पर घोड़ों की रखवाली करने का काम करता था। शिद्दत को बैठने के लिए कुछ ढूंढते देख उसे आदमी ने साइड में रखी हुई अपनी चेयर उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। शिद्दत ने उस चेयर को देखा और फिर उस आदमी को गुस्से से बोली, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी चेयर पर बैठूंगी? वो आदमी भी एटीट्यूड से बोला, शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हें ये चेयर दी है, पर अब लगता है कि गलती हो गई। बोलते हुए उसने वो चेयर शिद्दत के सामने से उठा ली। शिद्दत बस उसे देखती रह गई। अब उसके पास उस चेयर का ऑप्शन भी नहीं था। मजबूरी में वो नीचे ज़मीन पर ही बैठी और अपने हाथ सेकने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में अविनाश कपूर का ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में मौजूद अगम के आदमी को बताया कि अविनाश जी को मेजर हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। उसे आदमी ने अगम का दिया हुआ चेक डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया और बोला, जितना ट्रीटमेंट होता हो कर देना और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना, और अगर मर जाए तो एक मैसेज मुझे भी भेज देना। वो डॉक्टर अगम और अगम के आदमियों दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने खुद नहीं कहा और वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने अविनाश कपूर की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया और अविनाश का ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। चौहान मेंशन। वहीं दूसरी तरफ शिद्दत आग में अपने हाथ सेक रही थी। उसे भूख लगने लगी थी और प्यास तो उसे बहुत ज़ोरों से लगी थी। वो अपने आसपास देखने लगी, तभी उसकी नज़र अस्तबल के अंदर की तरफ बैठे आदमी पर गई, जो अपनी बोतल से पानी पी रहा था। लेकिन शिद्दत ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसे प्यासा मरना मंजूर था, लेकिन यूं ही किसी से पानी लेकर पीना बिल्कुल मंजूर नहीं था। रात के तकरीबन 10 बज गए। शिद्दत 2-3 बार दरवाजे तक जा गई थी और 1-2 बार उसने घर के अंदर वाला दरवाज़ा भी नॉक किया ताकि कम से कम पानी या कुछ खाने को ले सके, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। उसकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी थी ताकि अगम आए तो वो जल्दी से उसके पास जाए, लेकिन ना अगम आया और ना ही उसे कुछ खाने पीने को मिला। जब उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी और आग के पास बैठे हुए उसे ठंड लग रही थी, वो अपनी साड़ी से खुद को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बढ़ती ठंड उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
वहीं दूर तक फार्म हाउस जिसके बाहर लिखा था चौहान एस। उस फार्म हाउस के एक कमरे में सिर्फ डीप लाइट चल रही थी। एक शख्स जो उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, उस शख्स ने इस वक्त सिर्फ एक पैंट पहनी हुई थी और शर्टलेस खड़े उस शख्स के हाथ में एक हंटर था। उस शख्स ने उस हंटर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस हंटर से अपनी पीठ पर मारने लगा। जब जब वो हंटर उस शख्स की पीठ पर लगता तो उस शख्स के चेहरे पर दर्द की एक हल्की सी शिकन आ जाती, लेकिन वो शख्स उस दर्द को अपने अंदर ही जज़ब कर रहा था। खुद को यूं इस तरह दर्द से देखते हुए वो शख्स सिर्फ अपनी बॉडी से ही नहीं बल्कि दिल से भी पत्थर ही लग रहा था। एक के बाद एक लगातार ना जाने कितने ही वार उस शख्स ने अपनी पीठ पर किए और फिर एक झटके से उस हंटर को नीचे फेंक दिया। वो शख्स दर्द से ही नहीं बल्कि गुस्से से कांप रहा था। अब वो शख्स सामने लगे हुए मिरर के पास आया। दीवार पर पीछे की तरफ भी मिरर लगा था, जिससे मिरर में देखते हुए उसे अपनी पीठ पर उस हंटर से हुए जख्म साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो शख्स कोई और नहीं अगम था। अगम के चेहरे पर उन जख्मों को देखते हुए दर्द के साथ गुस्सा, नफरत भी झलक रही थी। कुछ देर अगम यूं ही खुद को देखता रहा और फिर साइड में रखी हुई शर्ट को उठाकर पहना। वो उस रूम से बाहर निकला और उस रूम से अगम के बाहर निकलते ही पीछे से सर्वेंट ने उस रूम को लॉक लगा दिया और चाबी साइड में रख दी। अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए अगम दूसरे रूम में आया, जहाँ बेड पर एक लड़की आराम से बैठी हुई थी। उस लड़की ने ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स वाली नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने अगम को देखा, वो बेड से उठी और उसके पास आई। अगम उस लड़की को लगभग से नज़रअंदाज करते हुए अंदर आया और सामने रूम के अंदर ही बने एक छोटे से बार काउंटर पर गया, जहाँ पर विस्की की बोतल और 2 गिलास रखे थे। उसने एक गिलास में विस्की डाली और उसे पीने लगा। वो लड़की जिसका नाम अनीका था वापस अगम के पास आई। उसने अगम के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके हाथों में पकड़े हुए गिलास को वापस काउंटर पर रखकर अगम की तरफ देखते हुए बोली, कब तक यूं ही खुद को दर्द देते रहोगे? कैसे इंसान हो तुम? खुद को ही जख्म देते हो और उस जख्म पर किसी को मरहम भी नहीं लगाने देते। अगम ने अनीका की बात सुनते हुए गुस्से से उसे देखा। अगम गुस्से से अनीका को देख रहा था। अनीका फीका सा मुस्कुराई और बोली, तुम चाहे मुझे जितना मर्जी गुस्से से देख लो, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें यूं ही खुद को जख्म देते हुए नहीं देख सकती। अगर मैं तुम्हें खुद को ऐसे जख्म देने से नहीं रोक सकती तो कम से कम मरहम तो लगा सकती हूँ ना। बोलकर अनीका सामने बने कपबोर्ड की तरफ गई और उसमें से मेडिकल बुक्स लेकर आई। अगम के सामने आकर अनीका ने उसकी शर्ट के बटन खोले और फिर वापस उसकी पीठ की तरफ गई। उसने अगम की शर्ट को कंधे से निकालते हुए सामने बेड पर फेंक दिया और अगम की पीठ को देखने लगी। लाल गहरे जख्म जिनमें से खून भी रिस रहा था, उन्हें देखते ही दर्द उसे खुद को महसूस होने लगा। वो अगम के सामने आई और बोली, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? अगम ने काउंटर पर रखा हुआ गिलास वापस उठाया और एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया। अनीका अब दोबारा उसकी पीठ की तरफ जाने लगी, लेकिन अगम ने गुस्से से कांपते हुए अनीका की कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने सामने किया। अगम की गहरी लाल आंखों को देखकर अनीका भी एकदम से सहम गई। अनीका अगम की पीठ की तरफ जा ही रही थी। अगम ने उसे गुस्से से कांपते हुए उसकी कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने सामने किया। वो अपनी गहरी लाल आंखों से अनीका को देखते हुए बोला, मुझे मेरे जख्मों पर मरहम नहीं चाहिए। मुझे मेरे जख्मों पर नमक चाहिए, जो मेरे जख्मों को और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे, ताकि वो जख्म मुझे हमेशा एक दर्द देते रहें। वो दर्द जो इस अगम चौहान को अगम चौहान बनाए रखे, इसे कभी कमज़ोर ना पड़ने दे। अनीका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बेरहमी से खुद को ही कैसे दर्द दे सकता है।
ने अनीका की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मुझे मेरे जख्मों पर मरहम नहीं, कुछ और चाहिए। अगर दे सकती हो तो दो, वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनीका ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं तो हमेशा ही तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस तुम ही मेरे पास कभी कभी आते हो। बोलकर उसने अगम के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। अगम ने भी उसके कमर पर रखा अपना हाथ और भी ज़्यादा कसा और उसे बेड की तरफ लेकर गया। उसने कनिका को बेड पर हल्का सा धक्का दिया तो कनिका बेड पर लेट गई। सेडक्टिव नज़रों से अगम को देख रही थी। अगम उसके ऊपर झुका, वो अनीका की नेक पर किस कर रहा था। अनीका भी अगम को लगातार उसकी चेस्ट पर किस कर रही थी। कुछ ही देर में अनीका और अगम दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और उस कमरे में अनीका की सिसकियां गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन शिद्दत का सर दर्द होने लगा था और ठंड के मारे उसकी जान निकल रही थी। भूख और प्यास ने उसकी हालत को और भी ज़्यादा खराब कर रखा था। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, मतलब कोई गाड़ी चौहान मेंशन के अंदर आई थी। वो जल्दी से अपना क्लच संभालते हुए मेंशन के पार्किंग एरिया में आई। अगम अपनी गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी नज़र शिद्दत पर गई, जो गुस्से से उसे देख रही थी। लेकिन अगम उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर अंदर की तरफ जाने लगा। शिद्दत तेज़ कदमों से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? तुम्हारा जो मन में आएगा तुम करोगे, मुझे यहाँ पर कैद करके रखोगे और मैं रहूँगी। वो आगे बोलती उससे पहले ही अगम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, समझने की क्या बात है स्पाइसी वाइफी? तुम पहले से ही मेरी कैद में हो और इस कैद से तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर नहीं निकाल पाओगी। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदर जाने लगा। शिद्दत एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, अभी इसी वक्त अपने गार्डन को ऑर्डर दो कि मेरे लिए दरवाज़ा खोले, वरना मैं भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। तुम जानते भी हो मेरी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। ठंड की वजह से मुझे फीवर होने लगा है। सुबह से मैंने पानी का एक घूंट नहीं पिया। बाकी सब बातें छोड़ो, मेरे डैड, उनकी क्या हालत है मैं नहीं जानती। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो अगम? चलो मान लेती हूँ कि तुम मुझसे और मेरे डैड से नफ़रत करते हो, लेकिन तुम इंसान तो हो ना? तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत तो होगी। तो उसी इंसानियत के नाते प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे मेरे डैड के पास जाना है। बोलते हुए शिद्दत की आंखों में आंसू आने लगे थे। अगम ने जल्दी से उसके कंधों को पकड़ा और केयरिंग वॉइस में बोला, तुम रो क्यों रही हो स्पाइसी वाइफी? देखो, तुम रो मत, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। बोलते हुए उसने शिद्दत को वो साइड में लगे हुए सोफे पर बिठाया। शिद्दत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो हैरान थी कि अगम कैसे चेंज हो गया। अगम उसके सामने पैरों के बल बैठा और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बोला, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी ना, बहुत परेशान किया ना तुम्हें। मेरी वजह से तुम सुबह से भूखी प्यासी हो। मैं तुम पर जुल्म किए जा रहा हूँ। कितना बुरा इंसान हूँ ना मैं। शिद्दत को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि अगम इतनी जल्दी कैसे सुधर गया। अगम ने उसे देखते हुए पूछा, प्यास लगी है तुम्हें? शिद्दत ने अपना सर हाँ में हिलाया। अगम ने वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े हुए एक आदमी को इशारा किया और उसे अपने पास बुलाया। अगम उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी वाइफ को प्यास लगी है और यहाँ पर किसी ने उसे पानी भी नहीं पिलाया। बहुत गलत बात है ये। तो खैर, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारी सारी भूख प्यास ख़त्म कर दूँगा। बोलकर उसने उस आदमी को इशारा किया तो वो आदमी वहाँ से चला गया। शिद्दत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अगम ने उसकी बात मान ली। वो अभी भी हैरानी से उसे देख ही रही थी कि वो आदमी जल्दी से पानी की एक भरी हुई बाल्टी लेकर वहाँ पर वापस भी आ गया। शिद्दत पानी की बाल्टी को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गई। उसने सवालिया नज़रों से अगम को देखा। अगम अपनी जगह से उठा और उस पानी से भरी हुई बाल्टी की तरफ देखते हुए बोला,
सॉरी स्पाइसी वाइफी, लेकिन आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बोलते हुए उसने उस बाल्टी को उठाया और पलक झपकते ही वो पूरी बाल्टी शिद्दत पर उड़ेल दी। ठंडा ठंडा पानी अपने ऊपर महसूस कर शिद्दत को ऐसा लगा जैसे उस पर पानी नहीं बल्कि किसी ने बिजली का करंट डाल दिया हो। वो कांपते हुए अगम को देखने लगी। अगम के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ चुके थे। खाली बाल्टी को दूर फेंकते हुए अगम शिद्दत के बिल्कुल करीब हुआ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट करें।